हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर रहे हैं और उस अध्ययन में नमो ह्रस्वादचि गमुड़ नित्यम इस सूत्र पर कल व्याख्यान हुआ। इस सूत्र के जितने पक्ष हैं उन जो जानने लायक हैं उनको जानने का कल प्रयास किया गया। आज हम समसुटि सूत्र से शुरू करेंगे। यह एक रू प्रकरण है, ठीक है। सम के म के स्थान पर रू हो जाएगा, ठीक। तो इस जो शब्द सिद्ध होगा ना, जो शब्द सिद्ध होगा उस शब्द को सिद्ध करने के लिए आपको 4 सूत्र पढ़ने पड़ेंगे। समसुटि अत्रानुनासिक पूर्वस्य तु वा अनुनासिकात् परोनुस्वारः और खरवसानयोर विसर्जनीय। ये 4 सूत्र पढ़ेंगे। फिर उसके बाद संपुम का नाम सो वक्तव्य, ये एक वार्तिक पढ़ेंगे, तब जाकर के एक शब्द बनेगा। तो इसलिए सभी सूत्रों की क्या क्या भूमिका है, कौन कौन से सूत्र क्या क्या कार्य करते हैं, वो ध्यान दीजिएगा। ये सभी सूत्र हम आज के इस पाठ में पढ़ेंगे। तो समसुटि सूत्र आप निकाल लेंगे 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 5 नंबर सूत्र। 8वें अध्याय का तीसरे पाद का 5 है ना, हाँ, 8, 3, 5 नंबर सूत्र आप निकाल लेंगे तो वहां आपको मिलेगा समसुटि। ऊपर से कहीं आपको मतु वसो रू करके शायद रू सूत्र है ना, कौन सा सूत्र है, मतु वसो रू संबुद्धो है ना। तो वहां से रू का प्रसंग शुरू हुआ है और इसी प्रसंग में आप ध्यान दीजिएगा जो 8, 3, 1 नंबर सूत्र है, ठीक। कौन सा सूत्र है, 8, 3, 1। तो 8, 3, 1 से लेकर के 8, 3 के जितने भी सूत्र आपको दिखाई पड़ेंगे ज्यादातर वो इसी प्रसंग वाले रहेंगे, एक जैसा काम करने वाले रहेंगे, ठीक है। तो वो ध्यान दीजिएगा। अब उनमें से यह एक महत्वपूर्ण सूत्र है समसुटि, ठीक। यहां पर केवल ऊपर के सूत्रों में से एक केवल रू की अनुवृत्ति आ रही है, बस। किसकी अनुवृत्ति आ रही है, रू की अनुवृत्ति आ रही है ना, स्पष्ट है। मत वसो रू वाले सूत्र से रू की अनुवृत्ति आ रही है। तो समसुटि रू। समः में कौन सी विभक्ति लगी है, षष्ठी। सुटि में लगी हुई है सप्तमी। तो यह कहता है सुट से पहले, क्या कहता है, सुट से पहले आने वाले सम को रू हो जाया करता है, ठीक है। किससे पहले, सुट से पहले आने वाले सम को रू हो जाया करता है, ठीक। तो पहले अब सुट जानना पड़ेगा आपको, यहां तो दिया नहीं है। सुट जानने के लिए आपको 6, 1, 137 नंबर सूत्र निकालना पड़ेगा। सूत्र मैं लिख देता हूं, संपरिभ्याम करोतौ भूषणे, ठीक। यह सूत्र है संपरिभ्याम करोतो भूषणे। 6, 1, 1 है ना कि 6, 3 है, 6, 1, 137, 6, 3 है ना, 6, 1, 137, ठीक है। तो इस सूत्र संपरिभ्याम करोतो भूषणे यह कहता है संपरिभ्याम, सम और परि के बाद करोतो यानी क्री धातु का प्रयोग हो। सम और परि के बाद यदि क्री धातु का प्रयोग हो और उसका अर्थ कोई भूषण, आभूषण इत्यादि हो रहा हो, भूषित करना अर्थ हो रहा हो, तो सुट का आगम हो जाता है धातु को। उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो बलीयान, इस नियम के आधार पर संपरिभ्याम में पंचमी निर्देश है। तो जो सुट आगम होगा वह सुट आगम क्री धातु से पहले होगा, संप और परि के बाद होगा, ठीक।
इस सूत्र से चलिए हम यहां इस प्रक्रिया पे आते हैं। दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे, इसको भी ले लेते हैं साथ में। और है क्या, सम है, उपसर्ग लगा है और कर्ता शब्द है। कर्तृ शब्द का मूलतः शब्द है कर्तृ। ठीक, कर्तृ कृ धातु से त्रिश प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द है कर्तृ। पर हम उसका जैसे मातृ शब्द का माता बन जाता है, वैसे कर्तृ शब्द का मान लीजिए यहां कर्ता है। ठीक, वैसे जब सम उपसर्ग लगा रहेगा तो कर्तृ रहेगा पहले, पर सम और कर्ता है। ठीक, सम कर्ता। यहां पर अभी मैंने जो आर्थिक वो सूत्र लिखा 6.137 नंबर का, वह लगेगा तो सम परिभ्याम, सम या परि के बाद कृ धातु का प्रयोग हो, कृ धातु से बना हुआ कोई शब्द का प्रयोग हो, और उन दोनों को बनने के जोड़ने के बाद जो शब्द बन रहा हो वह कोई आभूषण करने अर्थ में हो, तो भूषित करना, सुशोभित करना इस अर्थ में हो, तो सम और परि के बाद कृ धातु से पहले सुट का आगम हो जाता है। ठीक, कृ धातु को सुट का आगम होता है। कृ धातु को सुट का आगम होगा, सुट आगम टित है, ट की संज्ञा वाला है कि नहीं? ट की आगम, ट की संज्ञा वाला, इसलिए कृ धातु से कहां बैठेगा, पहले के बाद में, पहले। ठीक, तो सुट आगम जुड़ जाएगा। देखिए यहां हो जाएगा सम सुट और फिर उसके बाद कर्ता। यह कौन सा नियम लगा, यहां मैं लिख देता हूं संपरिभ्याम करोतौ भूषणे, ये डैश डैश आगे लिख लीजिएगा। ठीक, संपरिभ्याम करोतौ भूषणे से सुट आगम हो गया। सुट आगम में से बचेगा क्या, एक मिनट, अगले स्टेप में उसको लिखते हैं, इसी स्टेप में ना लिखकर। ठीक, सम स कर्ता। ठीक, सुट में से स बचा, स्पष्ट है, सुट में से सही तो बचेगा। तो अब जो सूत्र हम पढ़ रहे हैं उसका प्रसंग अब आया, समासूटी का। वो कहता है कि सम के बाद सुट हो, क्या हो, सम के बाद सुट हो तो सम के स्थान पर रू हो जाता है। क्या हो जाता है, देखिए यहां सूत्र में मैं फिर से आ जाता हूं, ये रहा समो रुह सुटी, समो रुह सुटी। सम के स्थान पर रू हो जाता है यदि उसके बाद हो सुट तो। ठीक है, सम के स्थान पर क्या होगा, रू। अब प्रश्न हुआ कि पूरा सम हट जाएगा, उसके स्थान पर रू होगा कि अंतिम वर्ण के स्थान पर होगा, कैसे होगा? तो फिर होता यह है, क्योंकि जो आदेश हो रहा है रू, कौन सा आदेश हो रहा है, रू आदेश हो रहा है। रू में से बचता क्या है, एक र ही बचता है ना, तो यह अनेकाल तो है नहीं, अनेक वर्ण वाला होता तो पूरे सम के स्थान पे आ जाता है ना, अनेकाल हित सर्वस्व, इस नियम से वो पूरे सम के स्थान पर आने लग जाता। पर समः में कौन सी विभक्ति लगी है, मैंने बताया है षष्ठी विभक्ति के द्वारा कोई भी आदेश हो रहा हो तो वह किसके स्थान पर होता है, पूरे के स्थान पर कि अंतिम के स्थान पर? तो आपने जाना है अलोन्त्यस्य, जाना है ना, षष्ठी निर्दिष्टो अंत्यस्याल आदेश स्यात्। षष्ठी निर्देश के द्वारा कोई आदेश हो रहा हो तो वह आदेश अंत्यस्य अलह, अंतिम वर्ण के स्थान पर होगा। तो समासुटी ने कहा कि सम के स्थान पर रू करो, तो आप समझे क्या आलोन्त्यस्य के सहयोग से कि सम का अंतिम वर्ण जो है उसके स्थान पर रू करो, है ना, यही तो समझे हैं। तो सम का अंतिम वर्ण क्या है, सम का अंतिम वर्ण क्या है, म है, उस म के स्थान पर हमने कर दिया रू, म के स्थान पर कर दिया क्या, रू। इससे पहले की सारे स्टेप को हम अगर
थोड़ा सा ऊपर करो, नहीं चलेंगे ये, कोई बात नहीं। यहां तक पहुंचे हैं तो पहुंच क्या गया, 1 मिनट, उल्टा समाह सुटी नियम लगा तो मां के स्थान पे क्या हो गया, रू स कर्ता। ये जो स कर्ता है इसको एक साथ जोड़ के लिख दे तो कोई आपत्ति तो नहीं, ऐसे कर्ता, ठीक है, स्कर्ता। सम स कर्ता जो था, ये कर्ता था, इसको म के स्थान पर रू हो गया। क्यों? क्योंकि समाह सुटी लग गया नियम। समाह सुटी नियम लगाना, वो कहता है सम के बाद होना चाहिए सुट, सम के बाद होना चाहिए सुट, तो सम के स्थान पर हो जाएगा रू, सम के स्थान पर क्या हो जाएगा, रू, यानी सम के अंतिम वर्ण म के स्थान पर हो जाएगा रू। ऐसा अलोन्तेस्य से पता चला। तो अब हो गया स रू स्कर्ता, स रू कर्ता। रू जो हुआ है ना, रू में से बचेगा क्या, अच्छा अभी स रू कर्ता तक ही रहने देते हैं, अगले पेज में चलते हैं। चलें, वही का वही मैं फिर से यहां लिख देता हूं करिया कलर से, सरू चलिए मान लीजिए हमने रू कर डाला, हमने रू कर डाला। अच्छा, रू का प्रकरण दो जगह है, रू करने के लिए जो प्रकरण है वो दो जगह है। 8वें अध्याय के इस कौन से पाद में, यहां देखिए 8वें अध्याय के 3रे पाद में भी है, और एक स जुषो रू, उस सूत्र से भी रू होता है, वो स और सजुस के स्थान पर रू करता है, यह किसी के भी स्थान पर रू कर देता है, म के स्थान पे भी कर देगा, कहीं कहीं न के स्थान पर भी रू कर देगा। ठीक, ये प्रकरण थोड़ा अलग वाला रू प्रकरण है। तो इस रू प्रकरण को आप अष्टाध्यायी में ध्यान से देखिए, इस रू प्रकरण को आप अष्टाध्यायी में ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि जो जहां से शुरू हो रहा है रू का प्रकरण, पहले सूत्र से, उसी के तुरंत बाद दूसरा सूत्र देखिए, उसी के तुरंत बाद दूसरा सूत्र दिखाई पड़ा। रू का प्रकरण दो जगह है, एक 8-2-66 नंबर सूत्र पर भी है, देख लीजिएगा, 8-2-66 नंबर पर भी है ससजसो रू। ठीक, वो वाला रू का प्रकरण अलग है, और 8-3-1 नंबर से शुरू होने वाला रू का प्रकरण अलग है कि नहीं? तो दोनों प्रकरणों में भेद होता है। वहां जो रू होता है उस रू का र बचता है, र के स्थान पर कभी कभी विसर्ग हो जाया करता है, कभी कभी र ही रह जाता है। ठीक है, वहां वाली बात अलग है। पर ये वाला जो रू का प्रकरण शुरू हुआ है मत वसो रू संबुद्धो छंदसी वाले से, वहां उसी के तुरंत बाद सूत्र को देखिए ध्यान से, ये वाला 2 नंबर सूत्र दिखाई पड़ेगा आपको, दिखाई पड़ रहा है, अत्रानुनासिक पूर्वस्य तुवा, अत्रानुनासिक पूर्वस्य तुवा। अत्र का मतलब क्या है, यहां पर। अब व्याकरण शास्त्र में कह रहा है यहां पर मतलब कहां पर, जो ये रू का प्रकरण शुरू हो रहा है इस वाले रू के प्रकरण में। ठीक, अत्र मतलब इस वाले रू के प्रकरण में पूर्वस्य, यही सूत्र से ही पूरा अर्थ निकल के आएगा। अत्र यानी इस रू के प्रकरण में, यानी 8वें अध्याय के 3रे पाद वाला जो रू का प्रकरण चल रहा है, उस रू के प्रकरण में पूर्वस्य, उस रू से पूर्व में जो स्वरवर्ण दिखाई पड़ेगा, रू से पूर्व में जो स्वरवर्ण दिखाई पड़ेगा, उसके स्थान पर तो विकल्प से अनुनासिक हो जाया करेगा। ठीक, इस रू के प्रकरण में आप ससजुसो रू में नहीं करते वैसा। जैसे राम है, राम के बाद आपने
जो स किया था, स को स्थान पे जो रू हुआ था, ठीक, स जो सो रू से रू हो गया था, राम रू, रू में से बचा था र, तो बन गया था रामर, और उसी रामर के र को हो गया था विसर्ग, तो बन गया था रामः। यहां जो र बनाया ना, ये वाला जो रू है वो सो रू वाला रू है। ये मतवसो रू से जो रू का प्रकरण शुरू हुआ रहा है उस वाले प्रकरण का नहीं है। तो यहां पर अत्रानुनासिका वाला नियम नहीं लगेगा, नहीं तो ये रामः न बनकर ऐसा वाला बनता, पूर्व वाले स्वर वर्ण को अनुनासिक भी हो जाता है कि नहीं। तो ये उस ससजुसो रू वाले रूप के प्रकरण में नहीं, अपितु मतवसो रू संबुद्धौ छंदसी से जो रू का प्रकरण। अच्छा देखिए, रू की अनुवृत्ति कितने सूत्र तक जाती है? 12 नंबर सूत्र तक ना। 8वें अध्याय के तीसरे पाद के पहले सूत्र से लेकर 8वें अध्याय के तीसरे पाद के 12 नंबर सूत्र तक के सूत्रों में जितने भी रू कहे गए हैं, जिस किसी भी सूत्र से रू होगा उस रू से पहले वाले स्वर वर्ण को आपको अनुनासिक भी करना है। कैसे करना है? वाह विकल्प से करना। ठीक है, क्या करना है? जो रू हुआ है, देखिए अत्र का मतलब इस वाले रू के प्रकरण में, ये जो रू का प्रकरण शुरू हुआ है, रू कर देने वाला, कभी म के स्थान पे रू होगा, कभी न के स्थान पे रू होगा, अभी और कई सूत्र आएंगे इस प्रकरण के। तो इस वाले रू के प्रकरण में पूर्व में आने वाले स्वर वर्ण के स्थान पर, अच्छा अनुनासिक होगा तो पूर्व में आने वाला ज्यादातर जगह पर स्वरय वर्ण मिलेगा, स्वरय वर्ण ही है। तो पूर्व में आने वाले स्वर वर्ण के स्थान पर तो विकल्प से अनुनासिक हो जाया करता है। ठीक, सूत्र से ही सूत्र का अर्थ समझ रहे हैं। अत्र मतलब इस प्रकरण में पूर्वस्य यानी पूर्व वर्ण के स्थान पर, षष्ठी लगा हुआ है, तो पूर्वस्य मतलब पूर्व वर्ण के स्थान पर अनुनासिका, वाह, अनुनासिक हो जाया करता है विकल्प से। ठीक है, अनुनासिक हो जाया करता है विकल्प से, हो जाएगा। चलिए देखते हैं, यहां पर फिर से आते हैं और देखते हैं। देख लीजिए, अब जब रू किया आपने, तो रू करने के बाद पूर्व वाला जो स्वर वर्ण है उसको आपने अनुनासिक कर दिया। सम रू का बचेगा। चलिए अभी रू का हमने रू पूरा रखते हैं, या र बचा के लिख देते हैं। ठीक, ये जो रू का पहले से ही हम र बचा लेते हैं, सर करता है। अब जो रू है, रू के पूर्व वाले स्वर वर्ण को हमने अनुनासिक कर दिया, यानी स का जो अ था वह हट गया, उसके स्थान पर विकल्प से अनुनासिक आ गया। विकल्प से वा यानी विकल्प से अनुनासिक आ गया, तो सन र करता ऐसा बना। कोई दिक्कत? नियम कौन सा लगा वह आपके पास लिखा हुआ है, मैं खाली शॉर्ट में लिख देता हूं। अत्रानुनासिका, ठीक, अत्रानुनासिका पूर्वस्य तुवा 8-3-2। ठीक है, तो पूर्व को विकल्प से अनुनासिक कर दिया तो ऐसा हो गया। अब जब अनुनासिक नहीं होगा तो क्या होगा? क्योंकि अनुनासिक तो विकल्प से हो रहा है, अनुनासिक जो हो रहा है वो तो विकल्प से हो रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि अनुनासिक न भी हो, है कि नहीं? जो काम व्याकरण शास्त्र में विकल्प से होता है वह काम नहीं भी होता है, होता भी है नहीं भी होता है। तो रू कर लिया हमने, देख लिया ऐसा बना, रू अनुनासिक कर लिया तो हमने देख लिया ऐसा बना। पर अनुनासिक जब नहीं करेंगे तो क्या होगा? अनुनासिक जब नहीं करेंगे तो वह सूत्र, आगे वाला सूत्र लगेगा अनुनासिकात परोनुस्वारा। अनुनासिकात परोनुस्वारा यानी जब अनुनासिक नहीं होगा तो उसके दूसरे वाले पक्ष में, अनुनासिकात परः, जब अनुनासिक नहीं होगा तो दूसरे वाले पक्ष में अनुस्वार हो जाया करेगा। ठीक, अनुनासिक नहीं होगा तो दूसरे वाले पक्ष में क्या हो जाया करेगा? अनुस्वार हो जाया करेगा। अनुनासिकात परोनुस्वारः, सिंपल सिंपल सूत्र है कि नहीं? तो हमने जब अनुनासिक नहीं हुआ तो एक दूसरा पक्ष भी बना दिया, ये वाला अनुस्वार वाला, सम कर्ता।
ठीक, ऐसा वाला भी बनेगा, ऐसा वाला भी बनेगा, बनेगा कि नहीं। पर इसको यहां ना लिख करके एक काम करते हैं, यहां ना लिख करके यहां नीचे लिखते हैं, सन र कर्ता। ये बना, कौन सा लगा नियम, अनुनासिकात परोनुस्वारः। अब आप कहेंगे कि अनुनासिक क्या होता है और अनुस्वार क्या होता है, अंतर क्या है। अनुनासिक का चिन्ह हम सबकी लिपि में लिखने की शैली में ये चंद्र बिंदी है, और अनुस्वार का चिन्ह ये खाली खाल बिंदी है, ठीक, केवल बिंदी, चंद्र बिंदी है। यानी अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर आप जानते हैं पहले से ही, जब आपने तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र पढ़ा था तभी पढ़ लिया था। क्या, मुख नासिका वचनो अनुनासिका, मुख और नासिका दोनों से जिसका उच्चारण हो वह अनुनासिक है, और नासिकानुस्वारस्य, अनुस्वार का उच्चारण केवल नासिका से होता है। रामम, मुंह का प्रयोग किए बिना बंद मुंह से जो नाक से बोला जाए वह अनुस्वार है, और जिसमें मुंह खुला भी रहे, मुंह का भी प्रयोग हो और नाक का भी प्रयोग हो, वह अनुनासिक है। ठीक, तो समझे हैं, अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर है। इस वाले का उच्चारण केवल नासिका से होता है, इस वाले का उच्चारण नासिका और मुंह दोनों से होता है, दोनों के सहयोग से। ठीक है, ये बात समझे हैं। तो अब पहले तो सम परिभ्याम, नियम कितने सारे लगते आ रहे हैं अभी बनाने के लिए। सम परिभ्याम करो तो भूषणे ने कहा, भूषण आभूषण अर्थ हो या भूषित करना अर्थ हो, तो सम और परि के बाद क्री धातु का प्रयोग होने पर क्री धातु को सुट का आगम हो जाता है। सुट में से बचा स, क्री धातु का जो कर्ता, करोति, करिष्यति इत्यादि जो कुछ भी हो, क्री धातु का कोई भी रूप ले लीजिए, कर्ता, करिष्यति, करोति, है ना, करोमि, संस्करोमि रूप बनेगा, तो सुट आगम होगा। संस्कार ले लीजिए, संस्कार, ठीक है। तो सम है, उसके बाद सुट है, तो समासुटी नियम लग गया, सम के स्थान पर रू हो गया। यानी अलोन्त्यस्य ने कहा कि भाई जो रू होगा वह समासुटी से जो रू हो रहा है वह रू पूरे सम के स्थान पर ना होकर अंतिम म के स्थान पर ही होगा, तो म के स्थान पे हमने रू कर दिया, स रू कर्ता हो गया। रू करने के बाद जो ये प्रकरण वाला रू है, इस रू से पूर्व में आने वाले स्वरवर्ण को अनुनासिक हो जाया करता है विकल्प से। तो जब अनुनासिक नहीं होता है तब अनुस्वार हो जाया करता है विकल्प से, अनुनासिकात परोनुस्वारः। यानी इस प्रकरण में जो रू होगा वहां चंद्र बिंदु वाला भी और केवल बिंदु वाला भी दोनों रूप मिलेगा विकल्प से। अत्रानुनासिका पूर्वस्य तुवा ने कहा कि विकल्प से अनुनासिक होगा, और अनुनासिकात परोनुस्वारः ने कहा कि जब अनुनासिक नहीं होगा तो उसके पर पक्ष में, उसके दूसरे पक्ष में अनुस्वार हो जाया करेगा। ठीक है, समझे। तो अनुस्वार और अनुनासिक करके देख लिया। अब अगला नियम आपको समझना है, वह अगला नियम ये रहा। ठीक, पहले इन सब की वृत्ति समझ लेते हैं। समासुटी की वृत्ति समझे हैं आप। समासुटी कहता है समः रू सुटी, सम के स्थान पर रू हो जाता है यदि उसके बाद में सुट हो तो, यानी सभी सम के स्थान पर रू नहीं होगा, अगर उसके बाद में सुट दिखाई पड़ रहा है तभी रू होगा, है कि नहीं। सम के बाद सुट दिखाई पड़ रहा है तभी रू होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना। तो ये बात समझ गए। अब जैसे देख लीजिए, सम गच्छति, सम गच्छति होता तो वैसे सम के बाद गच्छति का प्रयोग नहीं होता है। समो गमृच्छिप प्रच्छिप स्वरत्यर्थे सूर्यदिभ्या, इस सूत्र से गम धातु आत्मनेपदी हो जाता है सम के बाद आने पर, तो गच्छ धातु का न प्रयोग करके दूसरे को न प्रयोग कर देते हैं। कौन से धातु का प्रयोग कर देते हैं, पठति। ठीक, पठति होता अगर तो सुट आगम नहीं होता, तो समासुटी नहीं लगता, है ना। सम को हम ऐसे सम लिख देते हैं तो समासुटी लगकर रू नहीं हो पाता, है ना।
तो सम पठति ऐसा रूप बनता कि नहीं। पर अगर करोति है तो करो सम परिभ्याम करो तो भूषणे से सुट हो जाएगा, और सुट होगा तो समासुटी से रू हो जाएगा, और रू होगा तो अत्रानुनासिका पूर्व से तुआ, इस सूत्र से विकल्प से अनुनासिक, और अनुनासिकात परोनुस्वारा से अनुनासिक के पक्ष न होने के पक्ष में अनुस्वार। तो इतना तक पहुंच गए। अब बचा प्रश्न ये हुआ कि आपने तो रू किया, रू का बचा है र, उसका क्या करना है ये तो बताया नहीं। उससे पहले ही आप रू से पहले वाले स्वर पर चले गए। रू से पहले जो स्वर है उसको अनुनासिक कर दो या अनुस्वार कर दो, ये बताने लग गए। रू को क्या करें? तो उसके लिए सूत्र आया खर अवसान और विसर्जनीय। खर अवसान, दो चीज यहां दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ लोग इसको खसान पढ़ने लग जाएंगे, तो खसान न पढ़े, इसलिए हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। बड़ा कर देना, एक आदमी हमसे एक बार पढ़ा था, इसलिए तो हमें अभी तुरंत ध्यान आ गया। ठीक, तो इसको देखिएगा, खसानयो नहीं है, खरवसानयो। यहां पर आप देखेंगे तो दिखाई पड़ता होगा खर और फिर अवसान। ठीक, खर अवसान, खर अवसान जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? खरवसान, खरवसान। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि रू के बाद, रू के बाद ही नहीं, र के बाद, किसके बाद? र के बाद यदि खर या अवसान हो। ठीक, रेफ लिखा है ना, रेफ के स्थान पर, रेफ के स्थान पर मतलब र के स्थान पर, र के स्थान पर विसर्ग हो जाया करता है। क्या हो जाता है? रेफस्य विसर्गः, रेफस्य विसर्गः, रेफ के स्थान पर विसर्ग हो जाता है। रेफस्य विसर्गः का मतलब क्या हो गया? रेफ के स्थान पर यानी र के स्थान पर विसर्ग हो जाया करता है। ठीक है, तो ये खरवसानी विसर्जनीय ने बता दिया, बता दिया। चलिए अब पहले और वृत्तियों को समझ लेते हैं। वृत्तियों में तो कहीं आपको दिक्कत नहीं है। अत्रानुनासिका पूर्व से तुवा का देख लीजिए, अत्र रूप प्रकरणे। अत्र मतलब इस वाले, यहां वाले जो रूप प्रकरण है, यहां वाला यानी 8वें अध्याय के तीसरे पाद वाला जो रूप प्रकरण है, उस रूप प्रकरण में रू के पूर्व वाले स्वर वर्ण के स्थान पर अनुनासिक हो जाता है विकल्प से, है कि नहीं? शब्द विभक्ति के आधार पर अर्थ निकाल रहा हूं। अत्र मतलब इस वाले रू के प्रकरण में रू से पूर्व वाले वर्ण के स्थान पर, पूर्वस्व में षष्ठी लगी है तो पूर्व वाले वर्ण के स्थान पर अनुनासिक हो जाया करता है विकल्प से। ठीक, और जब अनुनासिक नहीं होता तो अनुनासिकम विहाय, अनुनासिक को यदि छोड़ दिया जाए तो रू के पूर्व वाले स्वर वर्ण को, रू से पूर्व वाले स्वर वर्ण को अनुस्वार का आगम हो जाता है, अनुस्वार का आगम होता है। देखिए अनुस्वार तो वर्ण नहीं है, अ इत्यादि। अनुनासिक तो देखिए, जैसे इसमें देख लीजिए, ये तो अ का एक प्रकार है, ये तो अ का एक प्रकार है 18 प्रकारों में से, पर इस प्रकार वाला तो अ हमने नहीं देखा है ना। ये एक ही वर्ण है पर ये 2 वर्ण है। ठीक है, यहां अनुस्वार जो है वह एक अलग वर्ण है, अनुस्वार एक अलग वर्ण है। इसको आ के 18 भेदों में नहीं गिना गया है, अनुनासिक और अननुनासिक ही गिना गया था, है कि नहीं? तो इसीलिए यहां क्या कहा था, यहां अनुनासिक हो जाता है विकल्प से। तो जब अनुनासिक नहीं होता है ना तो अनुस्वार का आगम हो जाता है, अनुस्वार का आगम हो जाता है। कहां? अनुनासिकात परः, अनुनासिक जो नहीं हुआ जब, तो उसके पर वाले दूसरे वाले पक्ष में अनुस्वार का आगम हो जाता है। ठीक है, तो पूर्वस्मात् परः अनुस्वार आगम। ठीक है, अनुस्वार का आगम हो जाएगा तो बाकी बात आप समझ गए। दोनों प्रकरण का हमने सिद्ध करके दिखा दिया है, दोनों तरह का विकल्प से।
अनुस्वार जब होगा तो क्या रहेगा, अनुनासिक जब होगा तो क्या होगा, ये दोनों लिखा है। पर उससे पहले र को क्या करना है वो बता दिया है। खरी अवसाने च, खरी यानी खरी कम में कौन सी विभक्ति लगी है, सप्तमी लगी है ना, तो जो कुछ भी कार्य होगा वह खर से पूर्व वाले वर्ण के स्थान पर होगा, है कि नहीं। तस्मिन् निते निर्दिष्टे पूर्वस्य, जो कुछ भी कार्य होगा वह किसके स्थान पर होगा, खर से पूर्व वाले वर्ण के स्थान पर। और अवसाने, अवसान से पूर्व में, अवसान अभी नहीं बताया गया है। कोई मर जाता है तो आजकल लोग कहते हैं कि अवसान हो गया है, पर अवसान मतलब अवसान को समझने के लिए एक सूत्र है, विरामोवसानम, ठीक, विरामोवसानम। जब बोलते बोलते हम विराम ले लें वही विराम अवसान है। अब देखिए जैसे मैं आपको दिखाता हूं, हाँ यहां देखिए, अम परे खई पुमो रूह लिखा है, अम परे खई पुमो रूह, ठीक। यहां रूह नहीं था, पहले मूल रूप से ससजसो रू का रा बचा था, रा के स्थान पर विसर्ग हुआ है। क्यों विसर्ग हुआ, इस रू वाले विसर्ग के तुरंत बाद खर या अवसान है, ये हमने खर है कि खर तो नहीं दिखाई पड़ रहा, पूर्ण विराम दिखाई पड़ रहा है, पूर्ण विराम दिखाई पड़ रहा है। विराम जो होता वही है अवसान, विराम जो है वही है अवसान। यानी जिस वर्ण के बाद कोई वर्ण ना हो, वो जो खाली जगह है, ये खाली जगह इसके बाद, इस खाली जगह को अवसान कह दिया जाता है। यानी अब जिसने भी पूर्वस्मात् अनुस्वारागमः बोला तो उसके बाद विराम लेगा ही, आगे कुछ नहीं बोलेगा। आगे कुछ नहीं बोल रहा यानी जो खाली जगह जो दिखाई पड़ रही है, जहां वाणी रुक जाती है, वो अवसान है, ठीक। अवसान समझ गए रुपेश जी। तो यहां ध्यान देना है कि खर हो या अवसान हो। खर हो यानी खफ छठ थ चट त कप शस, ये जो 13 वर्ण है, ये 13 वर्ण हो, या फिर कोई वर्ण ना हो, वर्णों का अभाव हो। अवसान मतलब वर्णानाम अभावो अवसान संज्ञस्यात् विरामोवसानम सूत्र की वृत्ति में मिलेगा, वर्णों का अभाव ही अवसान कहा जाता है, ठीक। अब जैसे इसके बाद जो वर्णों का अभाव है वही है अवसान, ठीक। तो अवसान हो तुरंत बाद में या खर हो तुरंत बाद में, तो पद के अंत पद के अंत में आने वाले रेप के स्थान पर विसर्ग हो जाया करता है, ठीक। पद के अंत में आने वाले रेप के स्थान पर, र के स्थान पर विसर्ग हो जाता है। शर्त क्या है, यहां देखिएगा, कहीं भी अगर र हो, कहीं भी अगर शब्द के अंत में र दिखाई पड़ता हो और र के बाद में खर हो या अवसान हो, र के बाद में क्या हो, खर हो या अवसान हो, तो उस र को वो र नहीं रह पाता, विसर्ग बन जाता है, ठीक। तो चलिए जरा सा देख लेते हैं, इधर देखें, इधर आ जाते हैं और खरवसाने और विसर्जनीय नियम लगा लेते हैं। ये रहा र है कि नहीं, पद का अंतिम वर्ण है, सम भी एक स्वतंत्र पद है। उपसर्ग जो होते हैं वो भी पद कहलाते हैं। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, ये 4 प्रकार के पद होते हैं, निरुक्त में बताए गए हैं। और व्याकरण शास्त्र के अनुसार भी देखा जाए तो सम का भी सम सम्यक्त्वे समन्तत्वे, सम्यक अर्थ में, समंत अर्थ में, और फिर उसके बाद पूरा सामने के अर्थ में, और भाई लगभग 18-20 अर्थों में सम उपसर्ग का, पूरा मुझे भी याद नहीं आ रहा है श्लोक, पर सम उपसर्ग के 17-18 अर्थ हैं। यानी ये अर्थवत है। सम जो था वह अर्थवत है कि नहीं, अर्थ वाला। जो कुछ भी अर्थ वाला होता है, धातु नहीं होता है, प्रत्यय नहीं होता है, प्रत्ययांत नहीं होता, वह अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक है। और जो भी प्रातिपदिक है उससे प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी सभी विभक्तियों में रूप बनते हैं। जैसे राम प्रातिपदिक है तो राम रामो रामा रामम रामो रामान रामेण रामाभ्याम राम ही बनता है।
वैसे ये सम भी प्रातिपदिक है, तो इसके भी सातों विभक्तियों में रूप बनते हैं, तो ये भी एक पद है। पर ये सातों विभक्तियों में रूप एक ही जैसा बनता है। क्यों? ये सम उपसर्ग होने के साथ साथ अव्यय भी तो है, तो अव्यय के बाद आने वाले सु औजस इत्यादि का लुक हो जाता है। अव्ययाद आप सुपह, अव्यय के बाद आप और सुप नहीं दिखाई पड़ते। पर यदि हम इसको अव्यय न माने, निपात न मानकर उपसर्ग ही माने तो भी ये पद है। क्यों? ये समास हो गया मान लीजिए इसके साथ, और समास होने के कारण बीच में से सु का लोप हो गया है कि नहीं? बीच के विभक्तियों का लोप हो गया, सुपो धातु प्रातिपदिक हो। ठीक, तो यानी ये भी एक पद है। खाली इतना समझिए किस कारण पद है वो आपको बाद में समझ में आ जाएगा। पर मान लीजिए यह एक पद है सम, और इस पद का अंतिम वर्ण र है, दिखाई पड़ रहा है। यहां भी ये रहा पद, इसका अंतिम वर्ण र है। र के बाद अगर खर हो या अवसान हो तो र के स्थान पर विसर्ग हो जाता है। ऐसा खर अवसाने और विसर्जनीय नियम ने कहा। खर अवसाने और विसर्जनीय नियम ने क्या कहा? र के बाद में खर हो या अवसान हो तो र के स्थान पर विसर्ग हो जाता है। तो ये रहा र, उसके बाद ये स खर है कि नहीं? खर का अंतिम अक्षर स ही है। ख फ छ ठ थ च ट त क प स श स। ठीक है कि नहीं? तो ये रहा खर, ये रहा रेफ, रेफ के बाद खर हो या अवसान हो। अवसान नहीं है पर खर तो है, तो इस रेफ के स्थान पर हो जाएगा विसर्ग। तो बनेगा कैसे? ऐसे स है, उसके ऊपर ये रही चंद्रबिंदी और ये रहा विसर्ग, और फिर कर्ता बना संस्कर्ता। ठीक बना। और यहां भी जब अनुस्वार है तो इस र के स्थान पर भी विसर्ग हुआ। तो ऐसा अनुस्वार वाला और विसर्ग वाला, एक में अनुस्वारों भी है विसर्गो है। देख, अनुस्वार और विसर्ग के साथ वाला और कर्ता बना खर अवसाने और विसर्जनीय, यह नियम लगा। अब पुस्तक में जरा ध्यान से देखिए, यही उतना तक पहुंचे, संस्कर्ता और संस्कर्ता। पर जब खरवसाने और विसर्जनीय जी आए, कहे कि विसर्ग करो, तभी उसी सूत्र में एक वार्तिक जी आ गए। ठीक, वार्तिक जी क्या कह दे? संपुम संपुम का नाम सो वक्तव्य, संपुम का नाम सो वक्तव्य। यह कहा कि सम का रू हो, पुम का रू हो या कान का रू हो। किसका? देख लीजिए, तीन तीन बातें यहां लिखी हुई है। सम का रू हो, पुम का रू हो या कान का रू हो। अब आप कहेंगे सम का तो रू हो गया, वो तो हम देख रहे हैं समासुटी से। आगे अभी आप पुमः खय्यम परे सूत्र पढ़ेंगे तो पुम को भी रू करेगा वो, और कानाम रेडिते सूत्र पढ़ेंगे वह कान को भी रू करेगा। ठीक, तो सम वाला रू हो, पुम वाला रू हो या कान वाला रू हो, तो उस रू के र के स्थान पर विसर्ग नहीं होता। खरवसाने और विसर्जनीय से विसर्ग जो अभी मैंने करके दिखाया ना, वह विसर्ग नहीं होता, अपितु स हो जाता है। ठीक, कुछ लोग कहते हैं कि विसर्ग करके विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है, और कुछ लोग मानते हैं कि विसर्ग ना होकर, क्योंकि इसी सूत्र में सीधे वो विसर्ग करने को कह रहा है, वो कह रहा है स करने को, तो सीधे सीधे स हो जाता है। दोनों मत है, दोनों मत है। आप विसर्ग कर भी लोगे तो विसर्ग के स्थान पर संपुम का नाम सो वक्तव्य से स हो जाएगा। ठीक, और विसर्ग न करना चाहे तो भी कोई आपत्ति नहीं। खरवसाने और विसर्जनीय विसर्ग करना चाहा तो उस विसर्ग के स्थान पर हो गया स, विसर्ग के स्थान पर नहीं, उस रू के र के स्थान पर हो गया स। तो ये जो र दिखाई पड़ रहा था ना, यह र विसर्ग वाला न बन करके र के स्थान पर क्या हो गया? आधा सा एक और जुड़ गया। ठीक हो गया ना, र के स्थान पे स हो गया।
खरवसान्य और विसर्जनीय उस र के स्थान पर विसर्ग करना चाहा, तभी वार्तिक जी आए सम पुम का नाम सो वक्तव्य। सम और पुम और कान में जो रू होता है उस रू के स्थान पर स हो जाएगा, ऐसा कहना चाहिए। तो ये स हो गया, ठीक। और यहां भी जो हमने विसर्ग किया था वो विसर्ग ना हो करके यह जो रू था उस रू के स्थान पर स हो गया, ठीक। तो ये दो रूप बने ना, ये सन चंद्रबिंदु वाला और डबल स फिर करता, ये सम अनुसार वाला और फिर डबल स और करता, ठीक। ये दोनों बनाने में कोई आपत्ति नहीं ना, ये देख लीजिए। उसी तरह ये लिखा है संस्कर्ता और संस्कर्ता, बना, यही दोनों तो बना है। तो इन दोनों को बनाने के लिए आपको कितना सारा काम करना पड़ा वह समझिए, क्या क्या करना पड़ा। पहली बात यह है कि सम के बाद क्री का प्रयोग रहेगा, तभी देखिए समासुटी जो सूत्र है ना, समासुटी कहता है सम के बाद सुट हो, सम के बाद सुट हो तो सम को रू हो जाएगा। पर सम के बाद सुट आया कहां से? सुट तो एक आगम है, सुट आगम सम के बाद हमेशा होता नहीं। जब क्री धातु का प्रयोग हो तब होता है, संपरिभ्याम करो तो भूषणे, है ना। क्री धातु का प्रयोग होता है तब रू होता है, तब सुट आगम होता है। तो सम धन सुट धन करता था या सम धन सुट धन करोति था, ठीक। तो बन क्या गया, सम सुट का जो स था उस सुट के कारण, उस सुट के कारण, स के कारण सम के म को हो गया रू, समः सुटी, रू हो गया। और ये प्रकरण वाला जो रू है, इस रू वाले प्रकरण में ध्यान दीजिएगा, इस रू वाले प्रकरण में रू से पूर्व में अनुनासिक हो जाया करता है और विकल्प से, और जब अनुनासिक नहीं होता तो अनुस्वार का आगम हो जाया करता है, ठीक। जब अनुनासिक नहीं होता तो अनुस्वार का आगम हो जाया करता है। ये दोनों बातें हमने जानी। पर जो रू का र था, क्योंकि उसके रू के तुरंत बाद क्या है, रू के तुरंत बाद क्या है, स है। सुट था ना तभी तो रू आया है, सुट था तभी रू आएगा, सुट होने के कारण ही रू आएगा। तो रू के तुरंत बाद आपको दिखाई पड़ेगा स, जो कि खर है। खर बसाने और विसर्जनीय उस रू के र के स्थान पर विसर्ग करना चाहेगा, पर संपुम का नाम सो वक्तव्य उसको स कर देगा। तो संस्कर्ता, संस्कर्ता, अनुस्वार वाला और अनुनासिक वाला, ये दो रूप बन जाएगा। कोई आपत्ति नहीं यहां तक ना। चारों सूत्रों का अर्थ मैं एक बार फिर से जो आज हमने पढ़ा है उसको बता देता हूं, फिर पुमः खय्यम परे पर चलते हैं। पुमः खय्यम परे। तो अब देखिए, पहला सूत्र हमने पढ़ा समः सुटी, समः सुटी। यहां पर मतवसो रु संबुद्धौ छंदसी सूत्र से रु की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है? रू की अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है। तो समः सुटी, सम के बाद हो क्या, सुट। सम के बाद हो सुट तो सम के स्थान पर हो जाता है रू। किसके स्थान पर होता है रू? सम के स्थान पर, सामान्यतः नियम के अनुसार। पर अलोन्त्य से कहेगा कि भाई षष्ठी विभक्ति के द्वारा कोई कार्य हो रहा हो तो वह कार्य अंतिम वर्ण के स्थान पर ही होता है। षष्ठी विभक्ति के द्वारा कोई कार्य हो रहा हो तो वह कार्य किसके स्थान पर होता है? अंतिम वर्ण के स्थान पर ही होता है। तो उस नियम के आधार पर, अलोन्त्य के आधार पर जो कार्य हुआ वह कार्य किसके स्थान पर होगा? सम का जो अंतिम वर्ण है म, उसके स्थान पर हो जाएगा रू। सम के अंतिम वर्ण म के स्थान पर क्या हो जाएगा? रू। तो बन जाएगा सरू। सरू बन गया ना, सम जो था वह सरू बन गया, समः सुटी। इतना समझ गए? बहुत सिंपल सिंपल सूत्र है। सम के बाद सीधा कहता है, सम के बाद सुट हो तो सम को कर दो रू।
अलंत्य से आप पहले पढ़ चुके हैं, अंतिम के स्थान पर हो जाएगा रू, म का म हट गया, उसके जगह पे आ गया रू, स रू बन गया, स रू सुट करता। ठीक, फिर उसके बाद अत्रानुनासिका पूर्व से हुआ, कहा ये वाला जो रू का प्रकरण शुरू हुआ है, अत्र इस वाले रू के प्रकरण में पूर्वस्य पूर्व वाले वर्ण को अनुनासिक वा, अनुनासिक हो जाया करता है विकल्प से। ठीक, अत्र रू प्रकरणे रो पूर्वस्य अनुनासिको वा, इस रू प्रकरण में रू से पूर्व के स्थान पर अनुनासिक हो जाता है विकल्प से, तो हो गया विकल्प से अनुनासिक, तो संरु करता। ठीक, फिर जब अनुसार अनुनासिक नहीं हुआ तो अनुनासिकात परो अनुस्वार, अनुनासिक जब नहीं होगा, हाँ, अत्रानुनासिका मतलब अत्र का मतलब क्या है, अत्र का मतलब क्या है, इस रू प्रकरण में, इसमें, यहां पर मतलब कहां पर, ये जिस प्रसंग की बात कर रहा 8.3 का, 8वें अध्याय के तीसरे पाद में जो रू करने वाले सूत्र हैं, उस प्रकरण में जो भी रू होगा, जिस किसी भी सूत्र से रू होगा, अभी आगे ये आ रहा है देख लीजिए 8.3 6 नंबर का सूत्र, ये भी रू करेगा, बुमा खय्यम परे, आगे आपको 7 नंबर ये भी रू करेगा। ठीक, फिर आगे का नाम रेडिते आएगा, वो भी रू करेगा। ठीक, तो इस वाले रू प्रकरण में, यानी अब किसी भी सूत्र से रू हो रहा है 8वें अध्याय के तीसरे पाद के, मैंने पूरा बॉर्डर लिख के दिया था, बताया था कि 8.3.1 से लेकर 8.3.12 इतने सूत्र के बीच के किसी भी सूत्र के द्वारा अगर रू हो रहा है, तो अत्र यानी इस प्रकरण में जो रू हुआ है, उस रू से पूर्व वाले स्वर वर्ण के स्थान पर विकल्प से अनुनासिक हो जाएगा, सीधी बात। तो जो रू था, उस रू से पूर्व में हमने क्या कर दिया, अनुनासिक कर दिया। ठीक, रू से पूर्व में क्या कर दिया, अनुनासिक। ठीक, तो अब क्या हुआ, अनुनासिक, तो संरु-करता। ठीक, अनुनासिक हो गया, पर जब अनुनासिक नहीं होगा तो अनुनासिकात परः अनुस्वार, अनुनासिक नहीं हुआ तो उससे पर में अनुस्वार का आगम होगा। ठीक है, अनुस्वार का आगम हो जाएगा, स्पष्ट है। तो फिर अनुनासिकम विहाय रोह पूर्वस्मात् परो अनुस्वार आगम। ठीक, रोह के रू के पूर्व में जो स्वर वर्ण है, देखिएगा, जब अनुनासिक नहीं होगा उसके विहाय, उसके अलग वाले पक्ष में रू के पूर्व में जो स्वर वर्ण है, उस स्वर वर्ण के पर में अनुस्वार का आगम हो जाएगा। ठीक, अनुनासिकात परो अनुस्वार। तो रू के पूर्व में जो स्वर वर्ण अ था, सम का अ, उसके बाद अनुस्वार का आगम हो जाएगा, तो अ बन जाएगा अं। ठीक, स्पष्ट है। तो अनुस्वार वाला भी रूप मिला, और अनुनासिक वाला भी रूप मिला। और जब रू था जो ना, उस रू के स्थान पर फिर खरवसान एवं विसर्जनीय सूत्र जी आए, कहे कि खर और अवसान हो, यदि रेफ के बाद, रेफ यानी र के बाद खर दिखाई पड़ता हो या अवसान दिखाई पड़ता हो, तो र के स्थान पर हो जाता है विसर्ग, तभी संपुम का नाम सो वक्तव्य, संपुम का नाम सो वक्तव्य। ठीक, ये दोनों तरह से आप देख सकते हैं, चाहे विसर्ग कर लिया, उस विसर्ग के स्थान पर स कर दिया, या फिर सीधे भी कर सकते हैं, पर ज्यादातर व्याख्याकारों ने विसर्ग करके विसर्ग के स्थान पर स किया। ठीक, तो अधिकांश लोगों ने विसर्ग पहले किया है, विसर्ग के बाद विसर्ग के स्थान पर स किया है, पर सीधे भी उसी सूत्र के अंतर्गत वार्तिक है तो कर सकते हैं इसे। तो अब स कर दिया तो संस्कर्ता ये वाला और ये वाला दोनों रूप बन के आपको मिल गया। इन दोनों को बनाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं, इसी तरह संस्कृत इत्यादि भी बना सकते हैं आप। भाष्य के आधार पर समोवालोप इत्य के, वो यहां नहीं पक्ष चर्चित है, भाष्य में है, तो उससे एक स का विकल्प से लोप भी हो जाता है, तो वैसा वाला भी रूप मिलेगा। पर नित्य हिसाब से पहले ऐसे ही वाला रूप मिलता है,
पर एक सा का विकल्प से लोप हो सकता है। ठीक, चलिए आगे चलें। पुमः खय्यम परे, पुमः खय्यम परे। अब ये थोड़ा सा खय्यम परे जो है इसको तोड़ेंगे, ठीक। नहीं तो अपने भाषा में, देश के भाषा में खैया कहते हैं किसको? गढ़ही को। गढ़ही को खैया कहते हैं ना। खय्यम परे, ये गांव की भाषा में देख कह दिया जाए तो खय्यम परे मतलब गढ़ही में कोई गिर पड़ा गड्ढे में कोई गिर पड़ा, ऐसा हो जाएगा अर्थ। वो वाला अर्थ मत लीजिएगा। है, हमारे यहाँ गांव में एक काका जी हैं, वो पढ़ रहे थे तो ऐसे खय्यम परे, कहाँ से खय्यम पर गए, कौन खय्यम गिर गया भैया तो यहाँ खय्यम परे को पहले तोड़ते हैं। खई है, खई अम परे, खई अम परे, ये जोड़ेंगे तो ई में जो यह ई है उस ई के जगह पे भी यह हो जाएगा, इको यणच। पढ़ा है ना, ई के बाद अच है तो इको यणच से इस ई के स्थान पर भी यह हो जाएगा, तो यह ये आधा बचा, एक ये आएगा आधा, उसमें अ जुड़ जाएगा तो यह पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से खय्यम परे बन जाएगा। ठीक है, तो खय्यम परे तोड़ ले गए आप, इसका ऑपरेशन हो गया। आ जाते हैं पुमः। पुमः एक पुम एक निपात है, सब पुम। ठीक, पुम के बाद खई, खई में कौन सा विभक्ति लगा है? सप्तमी जिसमें लगा होता है उससे पूर्व के वाले वर्ण के स्थान पर कार्य होता है ना। अच्छा, इससे पहले कौन सा सूत्र था, कौन सा प्रसंग चल रहा है? तो आप देखेंगे इससे पहले वाला सूत्र आपने रू वाला पढ़ लिया, समासूटी है कि नहीं? समासूटी पढ़ा है ना, इससे पहले वाला ही तो सूत्र था, 5 नंबर ही तो था। 5 था कि 4 था? देख 5 था, है ना। तो पुमः खई अम परे रू, रू की तो बात आएगी। अच्छा, समासूटी में सम की बात चल रही थी और सूटी की बात चल रही थी। यहां जब खई कह दिया तो सूटी की बात खत्म, वहां समह कहा था, यहां पुमः कह दिया तो समह की भी बात खत्म, है ना। तो जो समह सूटी काम कर रहा था वह पुमः खई काम कर रहा है कि नहीं? पर रू की तो बात कुछ नहीं कही, तो इसलिए रू की तो अनुवृत्ति आएगी ही। तो अब देखिएगा, यह कहता है पहले हो पुम, क्या हो? पुम, उसके तुरंत बाद हो खय, पर कैसा वाला खय? अम परक खय हो, यानी ऐसा कोई खय हो जिसके तुरंत बाद हो अम। अब पहले आप समझ लीजिए खय क्या है और अम क्या है कि नहीं? समझ लीजिए खय क्या है, तो ख फ छ ठ थ च ट त क प। खय मतलब होता है हरेक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। खय में आप देखेंगे ख फ छ ठ थ, दूसरा दूसरा वर्ण आ गया। च ट त क प, पहला पहला वर्ण आ गया। ठीक है, तो खय मतलब पहला और दूसरा वर्ण है किसी भी वर्ग का। तो यानी आप समझे, पहले होना चाहिए पुम, उसके तुरंत बाद किसी वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण यानी कि खय, और उस खय के बाद होना चाहिए अम। अम मतलब यू है वाला यमगणना, यहां तक, यमगणनम के मां तक अम। ठीक, अम मतलब उ रेल ए ओ आई औ हया वारा ल यमगणना। ठीक है, तो कुल मिलाकर 19 वर्ण हो गए अम। 19 वर्ण, 19, हाँ 19 वर्ण अम है। तो अब देख लीजिए, जैसे उदाहरण देते हैं, उदाहरण खाली लिख देते हैं, है पुम और उसके बाद है कोकिल। क्या है? पुम और कोकिल। ठीक, पुम के बाद क्या है? कोकिल। तो देखिए पुमा दिखाई पड़ रहा है कि नहीं?
उसके तुरंत बाद ये रहा खय। खय दिखाई पड़ रहा है कोकिल का क, खय है कि नहीं? तो ये रहा पुम और ये रहा खय। पुम के तुरंत बाद होना चाहिए खय, पर साधारण खय ना हो, उसके पर में अम भी होना चाहिए। ओ देखिए अम में आता है कि नहीं? ओ अम में आता है। तो यह जो खय है क, वह खय तो है पर अम पर खय है। अम पर खय मतलब ऐसा खय जिसके पर में अम है ना? तो ये रहा पुम, इसके बाद ये रहा खय, इसके बाद ये रहा ओ अम, तब पुम के स्थान पर भी रू हो जाएगा। अलोन्त्य से कहेगा कि नहीं भाई, पुम के स्थान पर जो रू होगा वह पूरे पुम के स्थान पर नहीं होगा, पुम के अंतिम वर्ण म के स्थान पर रू होगा। तो पु रू कोकिला। ठीक, यहां भी वही सारे नियम लगेंगे। इसको कल फिर से एक बार बताऊंगा संक्षिप्त में। अभी आज खाली जो सब पढ़ाए हैं वो खाली एक ही जगह नियम न लगाएं, दूसरे जगह भी लगा दें, इसलिए लगा रहे हैं। तो अब रू हुआ, तो ये उसी प्रकरण वाला रू है ना, पुमा खयम पर। देखिए कहां गया, 8-3 वाला ही तो है। 8-3-1 से लेके 8-3-12 के बीच वाला ही तो रू है। तो ये जो रू करेगा, उस रू से पूर्व में अत्रानुनासिक पूर्व से तो वह, इससे विकल्प से पूर्व के स्थान पर अनुनासिक हो जाएगा और र को विसर्ग होगा, और विसर्ग को संपुम का नाम सो वक्तव्य से स हो जाएगा। तो ऐसा वाला पुंस कोकिल बन जाएगा ना। और जब अनुनासिक नहीं होगा तो अनुनासिकात परो अनुस्वारा से अनुस्वार आगम होकर पुंस कोकिल ऐसा वाला भी बनेगा। दोनों बनेगा। ये देख लीजिए अभी आगे, ये पुंस कोकिल और पुंस कोकिल ये दोनों वाला बना। इसको कल फिर से बनाएंगे और नस छव्य प्रसान इत्यादि सूत्रों को भी कल पढ़ेंगे। आज यहीं पर रोकते हैं। केवल इतना ये है, इतने का तात्पर्य समझ के रखिएगा। अच्छा हाँ, आप सब लोग पढ़ते तो जाते हैं, पर पढ़ने के बाद घर पर आवृत्ति नहीं करते हैं बहुत ज्यादातर लोग, अधिकांश लोग, और इसलिए पता नहीं चल पाता है कि कुछ पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। आज एक व्यक्ति ने YouTube पर कमेंट करके बताया कि गुरुजी आप एक सूत्र में कुछ बताना छोड़ दिए। अब वो क्या बताना छोड़ दिए उसने, ज्यादातर क्योंकि हम सूत्र से सूत्र का अर्थ निकाल देते हैं, तो एक सूत्र में कुछ बताना छूट गया है। उसने जब कहा तो मैंने कहा ठीक है भाई, उस सूत्र को मैं फिर से समसूटी वाले व्याख्यान में बता दूंगा। ऐसा मैंने उसको कहा था, तो थोड़ा सा भी याद आ गया तो बता देते हैं। वो सूत्र था नश्चा पदांतस्य झलि। नश्चा पदांतस्य झलि में यहां तो बताया था पद का अंतिम वर्ण न हो, अपदांत हो, अपदांत न हो तो, अथवा म हो तो उसके स्थान पर झल परे होते अनुस्वार हो जाता है, यह बताया था। पर यह वाला प्रश्नवा नहीं पूछा था, झलि किम मन्यते, ये प्रश्न पूछ के ये सिद्ध नहीं किया था। ठीक, उस वाले व्याख्यान में ये इतनी लाइन शब्दशः पढ़ रहे हैं तो इतना छूट गया था और किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज किसी ने कमेंट करके कहा कि गुरुजी ने आपने झलि किम ये वाला समझाया नहीं। तो नश्चा पदांतस्य झलि, इस सूत्र में अगर झलि ना होता, चलिए खाली ये ध्यान दे दीजिए, नश्चा पदांतस्य झलि में सूत्र में अगर न नहीं झलि नहीं होता तो अपदांत न और म को हर एक परिस्थिति में अनुसार हो जाता है कि नहीं। तो इस मन्यते में आप देख लीजिए, मन यते, मन धातु है और यक प्रत्यय लगा हुआ है, फिर आत्मनेपद का त प्रत्यय लगा हुआ है। तो इस मन धातु में जो न दिखाई पड़ रहा है वो पद का अंतिम वर्ण नहीं है, अपदांत है, न है, उसको अनुस्वार हो जाता, होने लग जाता ना। तो यह मन्यते न बनता, ऐसा मयते बनने लग जाता अनुस्वार होकर। और अनुस्वार से यही पर सवर्णा से फिर विकल्प से परिसवर्ण करके आप ये वाला या वाला मयते ऐसा अनुनासिक वाला यहाँ लाकर बनाने लग जाते आप, है ना। झलि कह देने के कारण
अनुस्वार जो होगा वह झल से पूर्व वाले न और मां को होगा। ये या झल नहीं है, इस कारण या से पूर्व वाले को अनुस्वार नहीं हुआ, यह दिखाया गया है यहाँ पर। ठीक है, इतनी सरल सी सामान्य सी बात थी, पर छूटना नहीं चाहिए कुछ। कहीं भी आपको लगे किसी भी सूत्र में कोई पंक्ति कोई शब्द छोड़ रहे हैं तो वह आप पूछ लिया करें। ठीक है, तो इतनी सी बात है। सभी लोग पूरे व्याख्यान में शुरू से अंत तक जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।